हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले होम्योपोएटिक सिस्टम। और होम्योपोएटिक सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, होम्यो प्लस पोएटिक। होम्यो का मतलब होता है ब्लड, पोएटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब हमारी बॉडी में किस तरह से ब्लड का फॉर्मेशन होता है या फिर वो कौन सा सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं होम्योपोएटिक सिस्टम। देखो, फिर आता है होम्योपोइसिस। होम्योपोइसिस और होम्योपोएटिक एक ही बात है, बस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। यहाँ पर पोएटिक है, यहाँ पर पोइसिस है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो, ठीक है, इस कॉल्ड होम्योपोइसिस। देखो, जो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। बोन मैरो क्या है, ठीक है, बोन मैरो मतलब जो लॉन्ग बोन्स होती है हमारी, जैसे फीमर बोन हो गई, ह्यूमरस बोन हो गई, ठीक है, फीमर बोन हो गई या ह्यूमरस बोन हो गई, इनके अंदर क्या होती है हमारे पास बोन मैरो। जैसे ये है तो इसके जो ये शाफ्ट है, इसका इस बोन का जो ये शाफ्ट है इतना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास येलो बोन मैरो। और ये जो इधर होता है स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें क्या होता है हमारे पास रेड बोन मैरो, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर से क्या बनती है, इन्हीं के अंदर से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब आगे जब हम बोन मैरो को पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में इसको देखेंगे। फिर आता है स्टडी ऑफ ब्लड। अब ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी किसी के पीछे लॉजी लग जाए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब जब भी किसी टर्म के पीछे लॉजी लग जाए तो इसका मतलब है कि उसको हम स्टडी करेंगे। किसको, जैसे हीमो, तो हीमो का मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड की स्टडी करना है, ठीक है। फिर आता है कलर, कि ब्लड का कलर कैसे होता है, तो होता है रेड, रेड कलर का होता है। अब आता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.4, जो कि स्लाइटली एल्कलीन होती है, जबकि 7 तक कितनी होती है हमारे पास एसिडिक होती है। और उसके बाद कैसी हो जाती है, बेसिक हो जाती है, यानी 0.4 आ रहा है, जिसकी वजह हल्की सी वो क्या हो जाएगी, एल्कलीन यानी बेसिक हो जाएगी। बाई वेट, बाई वेट के क्या बता रहा है कि 7 to 8% बॉडी वेट। जैसे मान लो कोई 50 किलो का इंसान है तो उसका 60% जो वेट आ रहा है उसकी बॉडी का, वो किसकी वजह से आ रहा है, उसके ब्लड की वजह से आ रहा है। फिर आता है वाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एक मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। मेल में 5 से 6 लीटर होता है एक एडल्ट में, और 4 से 5 लीटर होता है एक फीमेल में। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड में क्या क्या होता है। पहला क्या बताया गया, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, वो किसी को दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू ऐसे भी कह सकते हो कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है, कैरी करता है और ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाता है, टिश्यू तक पहुँचाता है। तो इस तरह भी आप बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू है। सेल्स ऑफ ब्लड आर नो पावर ऑफ डिवीजन। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जो ब्लड की सेल्स होती है उनके पास कोई पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। जनरली किसकी बात कर रहा है, वो आरबीसी की बात कर रहा है। फिर आता है ब्लड कंटेंट, कि ब्लड कंटेंट ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा। कहा जा रहा है कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और लिक्विड पोर्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि ब्लड के अंदर क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गई, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई और प्लेटलेट्स हो गई, ठीक। और एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास ब्लड है, तो इस ब्लड में मान लो ये बहुत सारी आरबीसी होंगी, बहुत सारी प्लेटलेट्स होंगी, बहुत सारी डब्ल्यूबीसी होंगी, और जो इसका लिक्विड पोर्शन बचेगा उसको हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मा बोल देंगे। अब क्या है कि ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर देखो एक और इम्पोर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए गए। स्पेशल पॉइंट ये है कि ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये इसलिए बताया कि आगे काम आएगा। अब हम बात करते हैं ब्लड की। देखो, अब ब्लड का एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन के बारे में बता रहे थे ना, क्या क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि ब्लड के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, एक फॉर्म एलिमेंट होते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, या जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो कि ब्लड के अंदर 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ब्लड के अंदर क्या होता है, खून के अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्ट्स होते हैं। वो सॉलिड पार्ट्स में क्या कहते हैं, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट आते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट आते हैं। फॉर्म्ड इसलिए बोला जाता है ताकि वो किसी न किसी से फॉर्म हुए होते हैं, ठीक है। आगे किससे फॉर्म होते हैं, ये किससे फॉर्म होते हैं, बोन मैरो से फॉर्म होते हैं, जो कि कितना पार्ट कवर करते हैं ब्लड का, 45%। यानी ब्लड में दो चीज़ है, एक प्लाज्मा, एक फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा हमारा लिक्विड पार्ट है जो कि 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास एक सॉलिड पार्ट होते हैं जो कि 45% होते हैं ब्लड के अंदर। इसमें क्या क्या आती है, प्लेटलेट आती है, ल्यूकोसाइट जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, आर्थ्रोसाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड पार्ट के बारे में। देखो, लिक्विड पार्ट के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में दो चीज़ आती है, एक आता है वाटर, एक आता है सॉलिड।
देखो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड में, 55% होता है, और इस 55% में 90 से 92% वाटर होता है। इसका मतलब ये 55% है तो इसके लिए 100% हो गया ना। तो वाटर कितना होता है प्लाज्मा, 90 से 92% होता है। जबकि सॉलिड प्लाज्मा में 8 से 10% सॉलिड भी होते हैं। और वो कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक जनरली क्या होते हैं हमारे पास, वही सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब जितने भी होते हैं ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास देखो बहुत सारी चीज़ आती है। हमने यहाँ पर 6 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर बताई गई है। जैसे पहला आता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा के अंदर सॉलिड पार्ट है, और सॉलिड पार्ट के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं। कौन कौन से होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, आप इनको याद कर लेना कैसे भी, चाहे आप याद कर लो एजी प्रोफेरी मतलब प्रोफायर, आप ऐसे याद कर सकते हो ए और जी। ए जी आप कौन हो, प्रोफायर हो, प्रो और फायर, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ए जी आप कौन हो, ए जी प्रो और फायर, ए जी आप प्रोफायर हो, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। मतलब कोई भी वाइफ है जो अपने हस्बैंड से बोल रही है कि ए जी आप प्रोफायर हो, तो इस तरह से। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर अमीनो एसिड भी आते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आते हैं, ग्लूकोज भी आता है। देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, ग्लूकोज, फैट, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, एंजाइम, एमाइलेज, कार्बन एंडाइड्रेज और एसिड फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, और नॉन प्रोटीन एंड नाइट्रोजन वेस्ट। मतलब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर क्या आता है हमारे पास, जो कि प्रोटीन है लेकिन नाइट्रोजन वेस्ट से अमोनिया, क्रिएटिन, जेंथिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद करना है कि ब्लड के अंदर कह रहा है कि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। एल्बुमिन आप मैं बताऊंगा जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रकार की एंटीबॉडी है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और फिर प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर में जो इन्वॉल्व होता है। फिब्रिनोजन भी क्या करता है, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। और ये भी याद रख सकते हो। और ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन वेस्ट होता है। ये सब कहाँ पाया जाएगा, ब्लड के अंदर पाया जाएगा। फिर आता है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या आता है हमारे पास, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ये एक एलिमेंट जो किसी से बने हुए होते हैं, जैसे कि बोन मैरो से बने होते हैं हमारे पास। मैंने बताया था ना कि बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और उस ब्लड के फॉर्मेशन में क्या क्या होता है हमारे पास, रेड ब्लड सेल भी आती है, क्योंकि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल भी होती है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी होती है, ब्लड के अंदर आर्थ्रोसाइट भी होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म एलिमेंट हो गए, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट और आर्थ्रोसाइट। अब यहाँ पर ल्यूकोसाइट की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब ऐसे देखो, अब व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल ऐसे व्हाइट ब्लड सेल होंगे जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स होंगे, तो उनको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट व्हाइट ब्लड सेल। और एक ऐसी मतलब एक ऐसी व्हाइट ब्लड सेल होगी जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, व्हाइट ब्लड सेल ग्रेनुअल्स नहीं होंगे। देखो जैसे कोई सेल है, मान लो ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अगर इसका साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल हुए तो ये क्या बन जाएगी, ग्रेनुलोसाइट। अगर इसके साइटोप्लाज्म में कह रहा कोई भी ग्रेनुअल्स नहीं हुए तो ये क्या बन जाएगी, एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी आ जाती है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। मैंने कैसे याद करी, ABN, अबन याद करा मैंने, अबन याद करा मैंने। कैसे याद करा, अबन याद करा है। तो क्या याद रखना है आपको, ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या क्या आ जाती है, एसिडोफिल, जिसका एक और नाम है इजोनोफिल, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। फिर आता है बेसोफिल्स, फिर आता है न्यूट्रोफिल्स। इनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। फिर हम पढ़ते हैं एक ग्रेनुलोसाइट को। एक ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनका दोनों का फंक्शन क्या है कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, इसके एवेंजर की तरह काम करते हैं। ये हो गए हमारा ब्लड का कंपोनेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लड के सेल्स के बारे में। देखो ब्लड की सेल्स हमने कितनी बताई, 3 प्रकार की बताई। रेड ब्लड सेल जिनको आर्थ्रोसाइट भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोसाइट भी बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल जिनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो नाम कैसे है, नाम भी मैं आपको बता दूं। देखो आर्थ्रो और साइट, साइट का मतलब होता है सेल और आर्थ्रो का मतलब होता है रेड, यानी जो रेड सेल्स है जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल में क्या है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और साइट का मतलब क्या होता है, सेल, यानी ऐसी सेल जो व्हाइट हो, तो इनको क्या बोलेंगे, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। अब प्लेटलेट को कह रहा है कि थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट भी मतलब एक बड़ी सी सेल्स होती है जिनके फ्रेगमेंट में टूट टूट कर गया जो प्लेटलेट्स बनती है, इसलिए इसका नाम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अभी जो प्लेटलेट का जो नंबर है वो कितना है, 2 से 4 लाख क्यूबिक पर mm याद रखना। देखो आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये काम आ ही जाता है। जब भी आप कोई रिपोर्ट देखते हो तो इसमें देखते हैं जो प्लेटलेट अगर 1.5 लाख से
1.5 से 3 लाख के बीच में या 4 लाख के मतलब 1.5 लाख से ऊपर है तो वो नॉर्मल प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। अगर इससे कम होती है तो प्लेटलेट कम है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल याद भी रहना चाहिए। जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख से 3 लाख आप नॉर्मल काउंट याद कर सकते हो। फिर आती है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल भी जब भी आप कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कराते हो तो अपनी रिपोर्ट में देखते हो जो आपकी आरबीसी है वो कितनी है, 4 से 5.5 मिलियन, मतलब अगर आप 1 क्यूबिक mm ब्लड लोगे तो उसमें कितनी होगी, 4 से 5.5 मिलियन आपको आरबीसी मिलेगी, याद रखना। और वाइट ब्लड सेल कितनी होती है, वाइट ब्लड सेल का टोटल नंबर आप कितना रख सकते हो, 4000 से 11000, कितना याद रख सकते हो, 4000 to 11000, इसमें लिखा नहीं मैंने लिख दिया है। तो 4000 से 11000 इतना हो गया। और प्लेटलेट कितनी हो गई, 2 से 4 लाख के बीच में आप याद रख सकते हो। देखो कैसे याद करोगे, मतलब 1 क्यूबिक mm अगर आप ब्लड लोगे तो इसमें इतनी आरसीबी होगी और इतनी वाइट ब्लड सेल्स होगी और इतनी प्लेटलेट होगी। अब हम बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में कितनी होती है, 5 मिलियन, मेल में कितनी होती है, 5 मिलियन आरबीसी होती है 1 क्यूबिक mm ब्लड में, और फीमेल में कितनी होती है, 4 मिलियन होती है 1 क्यूबिक mm ब्लड में। अब हम वाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डाटा है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके प्रैक्टिकल हो चाहे आपके नॉलेज के लिए बेसिस हो। मैंने बताई थी जो वाइट ब्लड सेल्स है वो 2 चीज़ों में डिवाइड करी गई थी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कितनी आती थी, 3 आती थी, और एग्रेनुलोसाइट में 2 आती थी। तो ये टोटल मिलकर कितने हो गए, 5 हो गए। यानी वाइट ब्लड सेल टोटल मिलकर कितने हो गए, 5 हो गए। जिसमें आती है पहला न्यूट्रोफिल यानी कि ब्लड में कितनी होती है, अगर आप 1 mm ब्लड लोगे तो उसमें से कितनी परसेंटेज होगी, 50 से 70% कितनी होगी, न्यूट्रोफिल होगी, यानी कि 3 से 6000। टोटल कितनी होती है, जैसे मान लो मैंने क्या लिया, 1 क्यूबिक mm ब्लड ले लिया, 1 क्यूबिक mm ब्लड ले लिया, तो इस ब्लड में टोटल कितनी वाइट ब्लड सेल है, गेट 11000, ठीक है। टोटल कितनी है वाइट ब्लड सेल, 11000। और इसमें हमें 5 प्रकार की कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल मिलेंगी। तो इसमें पहला आता है लिम्फोसाइट का नंबर, तो लिम्फोसाइट का नंबर आता है ना, तो इसमें बताया गया है, न्यूट्रोफिल का नंबर। न्यूट्रोफिल बताई गई है कि अगर 1 क्यूबिक mm अगर आप ब्लड लोगे तो उसमें करीब 50 से 70% बोल दो, या 3 से 6000 तो केवल न्यूट्रोफिल ही होंगी, कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इजनोफिल की बात कर लो तो ये कितने होगी, 3 से 6000 होगी न्यूट्रोफिल। फिर आप बात कर रहे हो इजनोफिल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, इजनोफिल की बात कर रहे हो, जो कि कितनी हो, 150 से 400, केवल 150 से 400 होगी। और बेसोफिल कितनी होगी, 0 से 100, सबसे कम यही होती है। फिर आता है मोनोसाइट कितनी होगी, 200 से 600, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट कितनी होगी, 1500 से 2700। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होती है, न्यूट्रोफिल, फिर होता है लिम्फोसाइट। इनके ट्रिक भी कैसे याद कर सकते हो, इस तरह से देखो, NL, देखो ये कैसे मिला दिया, नीलिमा भाभी, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। N से न्यूट्रोफिल सब में ज़्यादा होती है, फिर लिम्फोसाइट्स होती है, फिर मोनोसाइट्स होती है, ठीक है, मोनोसाइट्स होती है। फिर देन कह रहा है कि हमारे पास पहले A आएगा, नलमा एंड भाभी, एंड फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल जिसको इजनोफिल भी बोलते हैं, फिर आता है बेसोफिल। इस तरह से याद रख सकते हो। नंबर अगर आपको याद रखना है कि नंबर पर mm क्यों किसके साथ ट्रिक याद रखना, नीलिमा भाभी, यानी NLM नीलिमा एंड B से भाभी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि आपको नंबर भी याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना, सीधा पूछ लिया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, देखो ब्लड की कह रहा है कि पहला होता है कलर के बारे में, कि आखिर कह रहे हैं ब्लड का कलर कैसा होता है, कि अगर ब्लड कहाँ पर होगा, हमारी आर्टरी में होगा, अगर ब्लड कहाँ पर होगा, हमारी आर्टरियल में होगा, आर्टरी में होगा, तो कैसा कलर होगा, सॉलिड रेड होगा, ठीक है, सॉलिड रेड होगा। वो तो हम जनरली वैसे याद करने के लिए, समझने के लिए बोल देते हैं, हमको लाल दिखता है तो कह रहा है कि रेड कलर होता है, लेकिन अगर कह रहा है कि उसका जो प्रॉपर कलर है वो कहता है सॉलिड रेड। अगर कह रहा है कि जो ब्लड है वो वेनस में होगा, किस में होगा, वेन में होगा, तो कैसा रेड कलर होगा, पर्पल रेड होगा, यानी थोड़ा ब्लूइश से दिखेगा, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम जनरली कितना होता है, 5 लीटर होता है, सब जानते हैं। विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी मतलब होता है किसी भी लिक्विड के कह रहा है गाढ़ा कितना, कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी को बताता है। जैसे शहद है वो भी क्या है, वो गाढ़ा, तो उसकी विस्कोसिटी है। पानी की अलग विस्कोसिटी है। तो कह रहा है जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो पानी से कंपेयर करके बताई गई है, यानी जो ब्लड को कह रहा है कि 5 टाइम ग्रेटर देन वाटर, यानी जो ब्लड की विस्कोसिटी है पानी से कंपेयर में बताई गई है कि 5 गुना ज़्यादा होती है, जो पानी से विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। देखो पहला क्या फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है। पहला तो जनरली सबको पता होना चाहिए कैसा फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है। न्यूट्रिटिव का मतलब है, कह रहा है कि हमको किस तरह से पोषक तत्व, भाई ब्लड ही तो पोषक तत्व देता है। कैसे, जैसे मान लो कोई भी आप खाना खाते हो, वो डाइजेस्ट सिस्टम में आपके पचा, फिर उसमें स्मॉल लीवर से होता है, वो कहाँ पर जाएगा आपके पास, इसमें मतलब लीवर से बहुत सारे जूस मिलेंगे, जन जाएगा वो इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो भी से न्यूट्रिएंट होंगे वो कहाँ पे आएंगे, आपके
वो कहाँ पे आएंगे आपके, वो आएंगे आपके ब्लड में। जितने भी न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, वो सब कहाँ आएंगे आपके ब्लड में आएंगे। वहीं ब्लड, तो ब्लड क्या है, न्यूट्रिटिव का काम तो कौन कर रहा है, ब्लड। इस तरफ ध्यान रख सकते हैं। और इस तरफ देख लो, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कौन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड है, विटामिन है। कैसे आ रहे, कोई भी आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद हम जाएंगे पचेंगे, पचने के बाद कह रहा है कि वो सारे ब्लड में आएंगे, ब्लड से ही कह रहा है आपके हर एक टिश्यू तक पहुंचेंगे। भाई ब्लड ही तो कह रहा है कि हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है। जिस टिश्यू को जिसकी भी जरूरत होती है वो कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। तो न्यूट्रिटिव की तरह कौन काम करता है, ब्लड काम करता है। या फिर मैंने लिख भी रखा है कि कैसे न्यूट्रिएंट है, जैसे आपने कोई खाना पचाया और उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जीआईटी यानी इंटेस्टाइन में गया, फिर वो ब्लड में जाएगा और ब्लड हर एक टिश्यू तक पहुंचा देगा, जिसको जो भी जरूरत है उस तक पहुंचाएगा। फिर आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, कि ब्लड रिस्पायरेटरी की तरह कैसे काम करता है। देखो ये तो मैंने बताया है कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का, भाई ऑक्सीजन को हर एक टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है। क्योंकि ब्लड ही कह रहा है कि, और बाहर से कह रहा है कि ऑक्सीजन को लाता है और टिश्यू तक पहुंचाता है। कौन करता है, ब्लड करता है। कैसे, देखो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन कैपेसिटी क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। अगर आपने कह रहा है कि क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें कह रहा है एलोवेली के लेवल पे बताया गया किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। जब ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन क्या होती है, मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर के एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे बॉडी में कम होता है। तो ऑक्सीजन कैसा आएगी, बाहर से अंदर आएगी। जब अंदर आएगी तो वो एलोवेली के लेवल पर आएगी, और एलोवेली के लेवल से कह रहा है कि वो हमारे लंग्स तक पहुंचेगी। लंग्स मतलब एलोवेली यानी लंग्स पर पहुंचने के बाद कह रहा है कि वो पूरे के बॉडी टिश्यू तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी कंसर्न कौन करता है, ब्लड ही करता है। तो यानी जो लंग्स तक पहुंची और लंग्स पे जाने के बाद वो टिश्यू पे पहुंचा देगी। ठीक है, टिश्यू तक पहुंचा देती है। अब बिल्कुल सही बात है। फिर एक और एक्सलेटिव वे देख लो, जैसे लंग्स ने क्या करा, इस ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचा दिया, टिश्यू तक पहुंचा दिया। अब टिश्यू ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, मतलब इस एनर्जी को यूज किया। एनर्जी को यूज करने के बाद उसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट होगा, मतलब जो भी सेल्स होंगी, भाई टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू मिलकर बना होता है सेल से। अब सेल भी क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे, तो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यानी मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, वो इस वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ रिलीज कर देंगे, वापस से ब्लड में रिलीज कर देंगी। और ब्लड क्या करेगा, उसको आउट कर देगा। कैसे आउट करेगा भाई, कैसे आउट करेगा, या तो वो किडनी में छोड़ देगा, या फिर पसीने के थ्रू स्किन में निकाल देगा, या फिर लीवर में भेज देगा, लीवर के थ्रू निकाल देगा। इस तरह से रहेगी। एक्सक्रीटिव काम करता है। 3 काम हो गए। ब्लड न्यूट्रिटिव की तरह कैसे काम करता है, रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी हो गया। अब चौथा होता है हमारे पास 4th पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। अब देखो, जब आपने इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा तो इंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ा होगा, जो इंडोक्राइन है वो कैसा है, डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड है तो वो हार्मोन को कैसे पहुंचाता है, वो हार्मोन को सीधा ब्लड में रिलीज कर देता है, और ब्लड के थ्रू ही जहां उसको टारगेट सेल्स होते हैं वहां तक पहुंचा देता है। तो अब हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन कर रहा है, ब्लड काम कर रहा है। और एंजाइम को भी कह रहा है ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। देखो मैंने क्या बताया था कि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितना वाटर होता है, 90 से 92% वाटर ही होता है। तो वाटर, इतना सारा वाटर है तो वो टिश्यू के लेवल पर आसानी से एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, फिर आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अब वो एसिड बेस बैलेंस कैसे काम करेगा, अब ब्लड के थ्रू मतलब एसिड बेस बैलेंस कैसे काम कर सकता है। देखो जो ये रेगुलेशन हमारा एसिड बेस बैलेंस, इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, जब हम हीमोस्टेटिस पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें बताएंगे कैसे प्लाज्मा प्रोटीन और कैसे हीमोग्लोबिन कह रहा है कि बफर की तरह एक्ट करते हैं, यानी एसिड बैलेंस को कह रहा है रेगुलेट करते हैं। ऐसे तो आप ये भी देख सकते हो, हीमोग्लोबिन के जो pH होता है वो करीब करीब 7.4 एंड न्यूट्रल होता है। लेकिन इसको हम डिटेल में वहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस इसको आप इतना याद रख लेना, एसिड बेस का बैलेंस भी करता है ब्लड। या फिर अगर मैं इसको याद करने के लिए आपको जनरल याद रखाऊँ तो ये याद कर सकते हो, जैसे देखो अब ऑक्सीजन जो हमारी CO2 होती है, वो CO2 क्या होती है हमारे पास, एसिडिक होती है। ठीक है, और जब ब्लड में क्या हो जाएगा, मान लो ब्लड में क्या CO2 का लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्लड में से क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बाहर निकालेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखने के लिए मैंने बताया, और उसको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है हम होम्योस्टेटिस में देखेंगे। आपको 6 फंक्शन याद रखने हैं। कौन कौन से है, देखो पहले न्यूट्रिटिव फंक्शन, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी कैसे करता है, हार्मोन को और ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स को और एंजाइम को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस का एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस का। अब 7 जो इसका फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी रेगुलेशन ऑफ बेबी टेम्परेचर।
देखो अब मतलब बेबी का किस तरह से, देखो जो छोटे बेबी होते हैं वो जनरली अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन अब उनकी ब्लड की वजह से वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड में हो ना, जो ब्लड होता है तो ब्लड में बहुत ज़्यादा हीट होती है और उस हीट की वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, थर्मो रेगुलेशन, मतलब उसी की वजह से क्या रहेगी, बच्चे अपने जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाते हैं। फिर आता है स्टोरेज। अब ब्लड किस तरह से स्टोरेज का काम करता है भाई, ब्लड के अंदर क्या क्या है, ग्लूकोज किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर प्रोटीन, सोडियम, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जितने प्लाज्मा प्रोटीन देखे वो किसके अंदर काम कर रहे हैं, ब्लड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो स्टोरेज का काम तो करेगा ही करेगा। फिर आता है डिफेंस मैकेनिज्म में। अब डिफेंस मैकेनिज्म कैसे भाई, ब्लड के अंदर हमने क्या पढ़े थे भाई, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना ब्लड के अंदर। अब जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कैसे काम करेंगे, वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेंगे। कैसे? देखो व्हाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फंक्शन के लिए, जैसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों ही क्या है, इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया यानी फैगोसाइटोसिस का। देखो जो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट है वो कैसे वर्क करेंगे, हमारे फैगोसाइटोसिस की तरह। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वो जितने भी बैक्टीरिया सेल्स उनको मारने का काम करते हैं कौन, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट और भी एक तरह से काम करते हैं इम्यूनिटी की तरह। भाई लिम्फोसाइट ही तो क्या है, जो एंटीबॉडी को बनाती है, और एंटीबॉडी बनाती है यानी इम्यूनिटी डेवलपमेंट करती है, ठीक है। जो कि हमारे पास होती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और टी लिम्फोसाइट भी कह रहा है कि हमारे पास टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और इसको हम और ज़्यादा डिटेल में आगे देखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं इजनोफिल, जिसको हम एसिडोफिल भी बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन को एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स को। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है प्योरिफिकेशन करना एक तरीके से, मतलब साफ करना, एंड रिमूव कर देना फॉरेन पार्टिकल को, इसके लिए इजनोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और इसमें कोई और भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस तरह से वीडियो रेगुलर चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस।